अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने आपके साथ जो शेयर करनी है वो चीज़ है हमारे पास ना फर्स्ट सेकंड ईयर की हमारे पास फिज़िक्स के एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है जी, ये वन शॉर्ट लेक्चर मैंने सीरीज शुरू कर दी है। ठीक है जी, कि इस वन शॉर्ट लेक्चर में हमने फुल बुक के जितने भी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। ठीक है जी, और सबसे पहला जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसका जो पहला क्वेश्चन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कहता है कि द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है जी, इन इज इट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। वो कहता है कि जो हम जिस रीजन में हमारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्या उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नॉन जीरो होगी। ठीक है जी, तो उस जो हमारे पास इसका आंसर बनेगा वो कहता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगी। वो क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एट अ ग्रेडियंट, जो वाला आपने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ ग्रेडियंट, यानी कि E इज इक्वल डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, जिसमें आपके पास V हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है जी, कि V हमारे पास कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V हमारे पास और उसी हिसाब से ज़ीरो हो जाएगा। तो वो ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मस्ट ज़ीरो इन दिस रीजन हो जाएगी, कि हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन दिस रीजन। ओके जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो क्या कहता है। ठीक है जी, 2 में हमारे पास वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा आ जाए। ठीक है जी, उसमें कहता है सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज एंड डिक्रीज। वो कहता है कि आप सपोज कर लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, क्या हमारे पास उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आपके पास उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ई जो होता है वो के की ओवर आर स्केयर होता है, यानी कि वो भी हमारे पास 1/r स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इज इक्वल के क्यू ओवर आर स्केयर होता है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो V इज इक्वल के क्यू ओवर आर होता है। तो इसी हिसाब से जब हमारे पास दोनों इक्वेशंस रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से हमारे पास जो रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमारे पास जो है रेडियस दोनों का, आपके पास दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास उनमें दोनों में क्या नाम है, रेडियस आपके पास जब इंक्रीज होगा तो ई एन वी डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है जी, अब नीचे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। वो कहता है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। वो कहता है कि प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज किस तरह हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कैपेसिटर की प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपके पास टू आइडेंटिफाई द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज, अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज। ठीक है जी, अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज, ये यूज करेंगे। टू चेक द पोलैरिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली इट बॉट द नियर। ठीक है जी, इट बॉट द नियर द कैप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, इसके नज़दीक हमने पॉजिटिवली चार्ज के नज़दीक एक कैप लाएंगे, फिर हम पता चल जाएगा अगर हमारे पास जो लीव है गोल्ड लीव की इलेक्ट्रोस्कोप की, हमारे पास जो डाइवर्जन है वो इंक्रीज हो जाए, तो आपने देख लेना कि ये हमारे पास प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर पॉजिटिवली चार्ज है। ओके जी, फिर सुन लें कि टू आइडेंटिफाई द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है जी, इट ब्रॉड द नियर द कैप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, इफ द डाइवर्जन ऑफ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज इंक्रीज द प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके जी, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है। वो कहता है कि फोर्सेस ऑन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट। वो कहता है कि नेट फोर्सेस हैं दो पैरेलल प्लेट के दरमियान, हमारे पास नेट फोर्सेस है। पहली कंडीशन में आपने बताना है कि जब सिमिलरली इक्वल चार्ज हो तो जो हमारे पास नेट फोर्स है वो क्या होंगी पॉजिटिव चार्ज पर। तो पहले पोजिशन पे जो हमारे पास, जब हमारे पास सिमिलर एंड इक्वल चार्ज होगा तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज ज़ीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारे पास उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो वन प्लेट की वो इक्वल तो होगी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है जी, इक्वल तो एक दूसरों के होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल होंगे। ठीक है जी, एक इधर को जाएगा और एक इधर को जाएगा, ये आप देख रहे हैं ना, एक हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इक्वल है। ठीक है जी,
है तो इक्वल्स है पर डायरेक्शन में अपोजिट होगा, जिस वजह से हमारे पास जो चार्ज है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इस चार्ज का इफेक्ट ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे पास इसका चार्ज ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी। अब दूसरे में जो नेट फोर्स एक्टिंग है पॉजिटिव चार्ज वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों प्लेट की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो सेम हो जाएगी, इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम चार्ज उसका आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने बता देना है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज विल बी मैक्सिमम। ठीक है जी, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से शुरू होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, और आपके पास उसकी सेम डायरेक्शन है, इक्वल सेम डायरेक्शन है, तो उस तरह से आपके नेट फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में क्रॉस नहीं करती, इस तरह वो आपके एक पॉइंट ऑफ इंक्लेशन या एंगल्स नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि उनके पास ये प्रॉपर्टीज होती नहीं है। ठीक है जी, उन लोगों ने हैज़ ओनली वन डायरेक्शन गिवन पॉइंट, जहाँ से जिस पॉइंट से आप उन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है ना, ओनली वन डायरेक्शन में जाना है। ठीक है जी, ना उसने इधर जाना ना इधर, ये हमारे पास कोई चक्कर नहीं है, ओनली वन डायरेक्शन में उसने जाना है, और इस वजह से जाना है क्योंकि ये फिजिकली इम्पॉसिबल फिजिकली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस रीजन से हमारे पास निकलती है उन लोगों ने सीधी लाइन में जाना होता है। ओके जी, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ अ मास m, ठीक है जी, राइज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइन पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है जी, विल इट मेक अ रेक्टेंगुलर मोशन। ठीक है जी, क्या हमारे पास उसके रेक्टिलिनियर मोशन होगी उसके पास, यहाँ उसके पास रेक्टिलिनियर मोशन होगी, क्योंकि हमारे पास वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, उसकी पॉइंटिंग है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है फील्ड लाइन की, तो इसका आंसर रखेंगे यस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। or if a point charge is placed in a non-uniform electric field, it move along the field line. As a present case, the electric field lines pointing in the same direction, therefore makes rectilinear motion. ओके जी, ये आपका सेम पता चल गया कि हमारे पास वो एक ही पॉइंट पे होगी। ठीक है जी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो एक ही पॉइंट पर हमारे पास सेम डायरेक्शन में पॉइंटिंग करेगी, इस वजह से वो हमारे पास उसकी जो रेक्टेंगुलर मोशन है वो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सातवां, वो कहता है कि आपके पास जो E इज अ नेसेसरी जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून। ठीक है जी, अज्यूम द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस। वो कहता है कि हमारे पास एक रबर बलून है। ठीक है जी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी, कि उसके ऊपर जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड उसकी ऊपर वाली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, कि रबर बलून के अंदर जो गाशियन सरफेस बनी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगा। हाँ वो ज़ीरो होगा, क्यों ज़ीरो होगा, यस इज नेसेसरी ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज रबर बलून। जब हम इमेजिन करेंगे इसके अंदर गाशियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर जो गाशियन सरफेस हम इसके अंदर करेंगे बलून के अंदर इमेजिन, उसके अंदर जो चार्ज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। अब आगे हमारे पास वो कहता है कि आपने गॉसियन सरफेस या गॉसियन गासेस लॉ की डेफिनेशन बतानी है कि यस इज ट्रीटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गासेस लॉ। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन क्लोज सरफेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस पर, वो किसके इक्वल होता है, वन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, रिलेटिव परमिटिविटी है या फ्री स्पेस परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट के, और टोटल चार्ज इन इनक्लोजिंग इट। ठीक है जी, और ये हमारे पास आ जाता है फाइव इक्वल वन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज आपने लेना है तो एप्सिलॉन नॉट वन ओवर फाइव इक्वल वन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्यू, और जो एप्सिलॉन नॉट है सॉरी जो फाइव है वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके जी, समझ आ गई। अब अंड वाला इसका क्वेश्चन कहता है कि डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन टेंड कहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे हाई पोटेंशियल से। ठीक है जी, टू सॉरी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, तो वो यही कह रहा है कि वो कौन से पोटेंशियल के हाई से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है जी, और ये जो मूव करते हैं वो हमारे पास नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होते हैं, इस वजह से वो टेंड करेंगे हाई पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव से एंड से तो निकलने हैं, नेगेटिव एंड से निकलेंगे और पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ वो टेंड कर जाएंगे। ओके जी, ये आपका जी चैप्टर नंबर 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी आपके पास शॉर्ट हैं वो आपकी क्लियर हो चुके हैं। अब आपके पास अगले चैप्टर के जो शॉर्ट हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं। ठीक है जी, चैप्टर 13 के ये जी चैप्टर 13 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है
अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कॉपर वायर, ठीक है जी, अप्लाइड द एंड ऑफ अ कॉपर वायर। उसके बाद देखें हैं कि वो कैसा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब वो कहता है कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कब करेगी, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, वो देखें, ये देखें ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज अ कंडक्टर ऑफ अ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इंक्रीज कब करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये उसको आपके नीचे इक्वेशन में बता दिया हुआ है। अब वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास डिक्रीज कब करेगी, ठीक है जी। डिक्रीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज दो शर्तों पर करती है, एक तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाए, दूसरा उसका लेंथ एंड टेम्परेचर आपके पास डिक्रीज हो जाए, ठीक है जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दो शर्तों पर इंक्रीज होती है, एक के ऊपर जब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो और दूसरा उसकी जो लेंथ और टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाए। तो इन दो चीज़ों पर, इन दो शराइत पर, कंडीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। ये तो इसमें उसने बताया हुआ है, ठीक है जी, ये इसने बताया हुआ है। तो ये देखें, क्योंकि आर हमारे पास दोनों में रिमेन कांस्टेंट रहना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। तो आर तो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहना है, बट लेंथ और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इस वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी। अब नीचे वाला वो कहता है कि डू बेंड इन अ वायर अफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। क्या हमारे पास बेंड ऑफ अ वायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर हमारे पास अफेक्ट करता है? नो, वो अफेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हमारे पास क्या होती है, रो आर जी को रो एल ओवर ए, ठीक है जी, ये रो एल ओवर ए होती है। ये बैंड क्यों अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर और क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर हमारे पास होते हैं दोनों में, जिस वजह से आर हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहता है, इस वजह से इसका जो बैंड है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर अफेक्ट नहीं करता, ठीक है जी। क्योंकि इसमें जो है टेम्परेचर है और लेंथ होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है मटेरियल का, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो विल नॉट बी अफेक्टेड, यानी रिमेन कांस्टेंट रहती है। इस वजह से वो हमारे पास उस बैंड के ऊपर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर अफेक्ट नहीं करती थी। अब नीचे आ जाता है, वो आपको ये बताए हुए हैं, वो कहता है कि दो आपको रजिस्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है जी, और इनके आपने टॉलरेंस बतानी है। और आपको पता होना चाहिए कि दो रेजिस्टेंस आपको आपने दे दिए हुए हैं कि पहला बैंड हमारे पास उसका बैंड बॉर्न है, तो बॉर्न की पहली होती है, दूसरा बैंड इसका ग्रीन है तो 5, और तीसरे बैंड के ऊपर जितने भी हमारे पास हों नंबर उतने ज़ीरो आ जाते हैं। और एंड वाला बैंड उसका कौन सा, गोल्ड का है, तो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी होती है, 5% होती है। तो 1500 की परसेंट 5% निकालें तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली या 1425 टू 1575 ओहम इस जो हमारे पास आ जाएगी टॉलरेंस आ जाएगी, ओके जी। और दूसरे बैंड की भी इस तरह ही बताई हुई है, तो ये आपने देख लेनी है। और टॉलरेंस देख लेनी है कि टॉलरेंस हमारे पास क्या होता है, पॉसिबल वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जी टॉलरेंस होती है सिल्वर की कितनी होती है, 10%, गोल्ड की 5, और नो बैंड अगर बैंड हो ही ना चौथा तो 20% हो जाती है, ओके जी। अब नीचे वाला आ जाता है, वो कहता है कि वाई डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर, ठीक है जी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हमारे पास टेम्परेचर के राइज होने से कैसे राइज होती है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विद द टेम्परेचर, ठीक है जी। इंक्रीज विद द टेम्परेचर द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ एटम, ठीक है जी, इंक्रीज, हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन आर्सन वेव। वो कहता है कि जो एटम के दरमियान जो वाइब्रेशन है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो इंक्रीज कर जाए, तो उसके साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन की जो कोलिजन है आपस में वो भी इंक्रीज कर जाए, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक बिगर टारगेट पैदा हो जाएगा एटम के अंदर, तो जिसकी वजह से वो हमारे पास अपने रेजिस्टेंस को हाई कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा, ओके जी। अब नीचे वाला हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि आपके बताना है कि फिलामेंट हमारे पास को टेस्टिंग किया जाता है कब वो हम लॉ को ओबे करती है, ठीक है जी। तो द मेन डिफिकल्टी इन द राइज टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट व्हेन इंक्रीज करंट, फिलामेंट की जो टेम्परेचर के राइज होने से उसका करंट भी ज़्यादा होता है। और आपने देख लेना है कि जब उसका हमारे पास टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट रहे, तो आपने कहना है कि ये ओहम लॉ ओबे कर रही है फिलामेंट, जब उसका टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ना रहे, बढ़ता रहे, डिक्रीज होता रहे, तो इस वजह से आपने बताना है कि वो ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रही फिलामेंट, ओके जी। अब नीचे वाला आपके पास आ जाता है, वो कहता है कि दो फिलामेंट्स के बल्ब्स हैं, एक 500 वाट का है और एक 220 500 वाट का है,
और उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितनी है 220 वाट, और एक बल्ब 100 वाट का और उसकी पोटेंशियल है 220 वाट। तो दोनों की पोटेंशियल सेम है, वोल्ट सेम है, वाट अलग अलग है। तो आपने बताना है कि दोनों की जो आपस में रेजिस्टेंस है वो किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी फिलामेंट की। तो आपको पता होना चाहिए पी का फार्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर आर, और यहाँ भी पी का फार्मूला वी स्क्वायर ओवर आर, और ऊपर आपने 220 का स्क्वायर और 500 से डिवाइड, 220 का स्क्वायर और 100 से डिवाइड। तो आपके पास इसका आंसर देखिए कितना आता है और इसका आंसर देखिए कितना आता है। तो आपने इस तरह से हिसाब लगा लिया, जितने वाट ज़्यादा होंगे उतनी फिलामेंट की रेजिस्टेंस कम होगी, और जितने वाट कम होंगे उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट द फिलामेंट ऑफ रेजिस्टेंस 100 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब हायर डेट ऑफ 500 वाट दोस्ती, यानी कि जो हमारे पास 100 वाट के बल्ब की जो फिलामेंट की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब अ सर्किट विल वी गिव कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, ठीक है जी, कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। अब आपको ये पोटेंशियल डिवाइडर वाला आ जाता है क्वेश्चन ठीक है जी। अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू पोटेंशियल डिवाइडर टू गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, ये आपको पता है। और अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टर आर और स्लाइडिंग टर्मिनल सी और बैटरी ऑफ ईएमएफ इज कनेक्टेड आर। यानी कि देखें कि हमारे पास कि वो कहता क्या है कि ये हमारे पास एक स्लाइडिंग टर्मिनल सी है, ई इज ईएमएफ और बैटरी लगी हुई है, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है जी, पोटेंशियल डिवाइडर है, ठीक है जी। आर इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। तो आपने देख लेना है कि वो कहता क्या है, वो कहता क्या है कि आपने सर्किट ऐसा सर्किट लेना है जो कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल करता रहे। वो पोटेंशियोमीटर या एज अ पोटेंशियल डिवाइडर जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करता जाए कंटिन्यूसली। क्यों करता है वो आपको बता दिया कि इसके साथ एक सी साइड टर्मिनल सी के स्लाइडिंग टर्मिनल लगा हुआ है, रेजिस्टेंस ए बी के दरमियान एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ईएमएफ की बैटरी लगी हुई है, ईएमएफ की बैटरी लगी हुई है। तो इस हिसाब से वो जी पोटेंशियल डिवाइडर के हिसाब से वो जी पोटेंशियल को वेरी करता जाएगा। अब अगला वो कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रावन फ्रॉम द इंक्रीज। तो इसमें आपने ये क्वेश्चन को आपने खुद ही पढ़ लेना है। तो वो कहता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज रिलेटिव ईएमएफ इज गिवन। तो ये आपने क्वेश्चन खुद ही पढ़ लेना है। व्हेन अ करंट इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, जब करंट हमारे पास ईएमएफ कांस्टेंट रह जाएगी, ये वाला क्वेश्चन है। अब नीचे वाला आ जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। हमारे पास क्या चीज़ है, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो अननाउन रेजिस्टेंस फाइंड करता है वायर की, ठीक है जी, एक्यूरेटली फाइंड करेगा अननाउन रेजिस्टेंस वायर की। तो ये आपके पास उसकी शक्ल है व्हीटस्टोन ब्रिज की, और ये आपके पास उसके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो वो कहता है कि R1 ओवर R2 R3 ओवर R4 ये आपस में बराबर है। अगर आपने अननाउन रेजिस्टेंस ऑफ वायर निकाली यानी कि R4 हमारे पास क्या है, अननाउन रेजिस्टेंस है X है, तो वो आपने निकाली है। तो X को इधर रख लें, R3 मल्टीप्लाई R2 ओवर R1। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि ये रिलेशन है जिससे हमने अननाउन और वायर की जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर लेनी है। ओके जी, ये जी चैप्टर हमारे पास 13 के भी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो भी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है जी। हम जी चैप्टर 14 की तरफ आ गए, ओके जी, चैप्टर 14 की तरफ आते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है जी। ये नीचे ये जी चैप्टर 14 का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक लूप है, प्लेन कनेक्टिक लूप है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लोकेटेड है, दैट इज डायरेक्टेड अलोन एक्स एक्सिस की तरफ है। व्हाट फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज फ्लक्स मैक्सिमम, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ लूप इज फ्लक्स इज मिनिमम। वो कहता है कि एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है जी। तो आपने बताना है कि वो कब ओरिएंटेट करे तो उसकी फ्लक्स मैक्सिमम हो, कब वो ओरिएंटेशन करे तो फ्लक्स उसका मिनिमम हो। पहला कि फ्लक्स उसका मैक्सिमम कब होगा, जब वो सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाएगा तो इसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड गुजरेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड गुजरेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। मैग्नेटिक फ्लक्स इसका हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखें फाइव इज इक्वल बी ए कॉज ऑफ थीटा, और कॉज थीटा हमारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो वो हमारे पास फाइव इज इक्वल बी ए। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के।
अब फ्लक्स मिनिमम कब होगा? वो जब पैरेलल होगा, व्हेन अ सरफेस एरिया इज हेल्ड टू बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर लिखना है, तो देन द फ्लक्स इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा? सॉरी मिनिमम, गलत लिखा हुआ है, ये मिनिमम है, ऊपर मैक्सिमम है। मैक्सिमम परपेंडिकुलर पे होगा सरफेस की और मिनिमम पैरेलल पर होगा। तो बी ए कॉज ऑफ थीटा, थीटा 90 होगा तो वो कॉज 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स इज मिनिमम। फिर अब अगला देख लें। अब नीचे वाले में हमारे पास वो कहता है क्या? नीचे वाले में हमारे पास वो कहता है कि आपके पास आपने बताना है कि स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारे पास स्टेशनरी चार्ज है यानी कि रेस्टिव चार्ज है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि रेस्ट पे है, वो रेस्ट पर कोई चीज़ मूव नहीं करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि उसने कोई चार्ज पैदा करना ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और बी इज इक्वल म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आई करंट ज़ीरो है, क्योंकि हमारे पास मूव ही नहीं करना है स्टेशनरी चार्ज ने, तो करंट ज़ीरो होना है, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो रही है। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि करंट इसमें पैदा होगा, तो करंट पैदा होना है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो होना ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ओके जी। अब नीचे वाला कहता है कि आपने ये मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग सोलिनॉइड लेना है, तो एक मतलब उसकी आपने लेंथ को डबल करना है, तो आपने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है, और दूसरी तरफ उसके नंबर ऑफ टर्न को आपने डबल करना है, तो आपने फिर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ता है। तो बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई, एन आपको पता क्या होता है? एन ओवर एल होता है, ठीक है जी, एन ओवर एल। अब आपने क्या करना है, इसकी लेंथ को आपने डबल कर देना है। लेंथ को आपने क्या कर दिया? 2L कर दिया, ठीक है जी। लेंथ को आपने 2L कर दिया। अब नीचे आए, लेंथ को आपने 2L कर दिया तो 1/2 आप कॉमन ले लें, एन ओवर एल आई, यानी कि ये भी हमारे पास एक बी की शक्ल है ना, ये हमारे पास बी की शक्ल है और ये बी हमारे पास आ गया। तो आपने देख लिया कि जब हमने सोलिनाइड का जो हमारे पास लेंथ डबल की, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हाफ हो जानी है, ठीक है जी। और जब इसके हमने नंबर ऑफ रिटर्न हमने डबल किए, तो आपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जानी है? डबल हो जानी है, ठीक है जी। अब आगे आए, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूव इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज द रीजन वेयर 3 इज मैग्नेटिक फील्ड इज द नेगेटिव z डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्सप्लेन, ठीक है जी। अब वो कहता है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है जी, वो क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, 3 कोऑर्डिनेट है, z डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, ठीक है जी, x डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। तो आपने बताना है कि प्रोटॉन कंटिन्यूस कहाँ को मूव करेगा, क्यों करेगा, ठीक है जी, वो आपने देखना है। वो कहता है कि नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी अकॉर्डिंग टू दी फोर्स ऑन अ कैरिंग कॉइल, ठीक है जी, फोर्स ऑन अ कैरिंग करंट, ठीक है जी। और एफ इज इक्वल क्यू वी बी, ठीक है जी। और क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो इस वजह से एफ इज इक्वल क्यू वी बी 1 हो जाएगा। तो हेंस इट विल मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ ऑफ एक्स वाई प्लेन, ठीक है जी। उसने कहा है कि वो z डायरेक्शन पर नेगेटिव पर करेगा, नहीं करेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, तो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाएगा। और मूव ऑन को कहाँ करेगा? ये जी हमारे पास एक जो कर्व पाथ है इसके ऊपर मूव करेगा, एक्स वाई प्लेन पे, ओके जी, यहाँ मूव करेगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल हैं आर प्रोजेक्टिंग इनटू अ रीजन वेयर दिस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी इफ द चार्ज आर डिलिकेटेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है जी, ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट देम, ठीक है जी। वो कहता क्या है कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी। किस फार्मूले के जरिए आपने बताना है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एफ इज इक्वल क्यू वी बी, सो वी कैलकुलेट दैट चार्ज आर ऑपोजिट इन साइन, ठीक है जी, चार्ज आपके पास ऑपोजिट में होगा, ओके जी। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है कि सपोज दैट a charge q is moving a uniform magnetic field with a velocity v, अब तक समझ आ गई? why there is no work done, the work done due to magnetic force then act on the charge q, ठीक है। वो कहता है कि चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, उसमें जो वर्क डन है वो जीरो कब होगा? कब होगा वर्क डन?
उसमें वर्क डन तो आपके पास प्रोड्यूस होना ही नहीं है, ठीक है जी। वो देख ले, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एफ इज इक्वल क्यू वी भी होगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी वी डी के साथ, ठीक है जी। यानी कि वी के साथ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और हमारे पास जो है एफ और डी के दरमियान फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, ठीक है जी। एफ और वी के दरमियान जो एंगल है वो 90 बनेगा, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी जो है वर्क डन है वो ज़ीरो हो जाएगी, ओके जी। क्योंकि हमारे पास जो परपेंडिकुलर के साथ उसने भी फोर्स ने डी के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया हुआ है, और इनके दरमियान जो थीटा है वो भी 90 है। तो वर्क डन इज सो नो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब नीचे वाला आ जाता है इफ अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है जी। इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थॉट अ सम रीजन ऑफ स्पेस, कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन इज जीरो, ठीक है जी। क्या इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगी? मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, ठीक है जी। नो इट मे आर मे नॉट बी जीरो। जीरो कब होगी? जब उसकी फोर्स जीरो होगी, ठीक है जी। आपको पता है फिजिकल क्यू भी है। जीरो कब होगी? जब उसकी फोर्स जीरो होगी। फोर्स जीरो होगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। पहली है आपके पास फोर्स जीरो, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तीसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव करें, ठीक है जी, पैरेलल मूव करें। तीसरी कंडीशन क्या है कि चार्ज पार्टिकल है मूव करे ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 के एंगल पे, ठीक है जी। तो फिर हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है जी। वरना मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। जीरो कब होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल करेगा, चार्ज पार्टिकल मूव ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, ठीक है जी। अब नीचे हमारे पास आ जाता है, वो कहता है कि जो टीवी स्क्रीन है उसके पास अगर मैग्नेट को ले जाएं तो उसकी जो पिक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्यों होती है, ठीक है जी। when we know that the picture of a TV screen is formed by beam of electron, ठीक है जी। जो टीवी स्क्रीन है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। जब हमने मैग्नेट उसके नज़दीक लेके जाना है तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेंगी बीम की मैग्नेटिक फोर्स के साथ, ठीक है जी। तो उसके दरमियान जो बीम के दरमियान मैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी, जिस वजह से पिक्चर की जो स्क्रीन है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ओके जी। अब निचला आ जाता है, इन अ पॉसिबल टू ओरिएंटेट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट एक्सप्लेन। वो कहता है कि हमारे पास करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लूप उसमें टेंड करा क्या वो रोटेट करेगा इस तरह, ठीक है जी। नॉर्थ और साउथ पोल में वो हमारे पास जो है लूप है वो रोटेट करेगा। तो टार्क ऑन कैरिंग कंटिन्यू कॉइल बिना होता है तो एन हमारे पास वन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपने देख लेना है कि इनके दरमियान जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। जब हमारे पास ये ऊपर वाला जो फार्मूला मैंने बताया ना, ये करंट टार्क होना करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है जी। टार्क होना करंट कैरिंग कॉइल है। तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी सरफेस के साथ, ठीक है जी, प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो जिस वजह से इसका टार्क ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो रोटेट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारे पास परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव ही नहीं करनी, जो है वो रोटेट ही नहीं करना। हम नीचे आ जाता है, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन ऑफ स्पेस। कहाँ से करता है वो जी? हमारे पास टार्क टार्क करंट कैरिंग कॉइल से, ये वाला। अब नीचे वाला देख ले, हाउ कैन यू सी हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू स्प्रेड द आइसोटोप्स ऑफ अ केमिकल एटम, ठीक है जी। आपने मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए केमिकल आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एटम्स किस तरह आपने जी इनको स्प्रेड करना है। तो ये है द रेडियस ऑफ अ कर्व पाथ, सर्कुलर पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? मैस के ऊपर डिपेंड करता है। मैस के ऊपर डिपेंड करेगा तो हमारे पास क्यू एंड बी आर कांस्टेंट हो जाएंगे। सिंस मैस एंड क्यू एंड बी आपके पास कांस्टेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कि मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, जिसकी वजह से हम आपको देख सकते हैं कि जो आइसोटोप्स है आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट कैन बी स्प्रेड कर सकते हैं। अब नीचे वाला आपके पास आ जाता है, वो कहता है कि करंट कैरिंग कॉइल है और आपने बताना है कि ये मिनिमम कब होगी, मैक्सिमम कब होगी? जब ये पैरेलल हो जाएगी, टार्क पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के तो मैक्सिमम, जब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है जी। अब नीचे वाला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो। एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लो क्यों होती है? क्योंकि एमीटर को सीरीज के साथ जोड़ा जाता है सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए।
अब इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास लो कब होनी है, बिकॉज इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हाई होनी है। हाई कब होनी है, जब हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो, ठीक है जी, या लोड हो, तो जिसकी वजह से हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस हाई हो जानी है, तो हमारे पास करंट सही तरीके से मैयर हो ही नहीं पाना, तो इस वजह से एमीटर की जो शुड बी वेरी लो होती है। अब देखना है वाई दी वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कहाँ हाई होती है, उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को हमारे पास मैयर करने के लिए। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मैयर करने के लिए उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास लो कब होती है, शॉर्ट सर्किट और लोड की वजह से, और जिसकी वजह से हमारे पास इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस वो एक्यूरेटली मैयर नहीं किया जाता। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 के भी, सॉरी 14 के भी हो गए। अब जब चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन हमने देखने हैं, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आगे आगे चलें। 15 आ गया, थोड़ा सा पीछे जाए। ये जी 15, इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि डू दी इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, डज द इंड्यूस करंट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वो कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सर्किट क्या वो डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट के ऊपर? नहीं, वो क्यों डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि फ्राडे लॉ के मुताबिक जो ईएमएफ है सर्किट की वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर। तो इस वजह से वो जी हमारे पास रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती ही नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस का इस में चक्कर है ही नहीं है, तो इंड्यूस ईएमएफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। खैर इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आई इज इक्वल ई ओवर आर होता है, तो आई हमारे पास आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से वो जो इंड्यूस करंट है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर लेगा। अब नीचे वाला क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि स्क्वायर लूप है हमारे पास, ठीक है जी, उसमें जी हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, क्या कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी? ईएमएफ इसमें पैदा होनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स, ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहना है, जीरो रहना है, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी नहीं। ठीक है जी। अब नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहता है कि डज द इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट ऑन द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सर्किट, क्या कि हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करता है? नो, नहीं करता। ईएमएफ का सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं है डिक्रीज करने का। ईएमएफ का उसके साथ हमारे पास ताल्लुक है जिसने उसको पैदा किया है। ठीक है जी, इट ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सर्किट अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ के मुताबिक इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोज टू केसेस प्रोड्यूस इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग थोड़ा सर्किट इंड्यूस ईएमएफ एक्ट इंक्रीज। ठीक है जी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कब करेगी? जब इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज करेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कब करेगी? जब इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज करेगी। इनके दरमियान इनवर्सली रिलेशन है। ओके जी, समझ आ गई। अब नीचे वाला क्वेश्चन 6 भी नहीं करना, क्वेश्चन 7 करना है। क्वेश्चन 7 में हमारे पास कहता है कि आपने 3 कोऑर्डिनेट लिए हुए हैं, ठीक है जी, उसके अंदर एक रिंग रखी हुई है, रिंग हमारे पास रोटेट कर रही है, तो आपने बताना है कि उस रिंग ने किसकी तरफ रोटेट करना है, किस एक्सिस की तरफ रोटेट करेगी तो करंट और ईएमएफ जनरेट करेगी। ठीक है जी, तो इफ द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस एंड ईएमएफ करंट इज जनरेटेड टू द कॉइल, एक्स एक्सिस की तरफ जब वो रोटेट करेगी तो सर्किट में करंट और ये करंट और ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो करंट और ईएमएफ जनरेट होगा तो हमारे पास इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो फ्राडे लॉ के मुताबिक अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है तो हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है तो करंट और ईएमएफ तो पैदा होनी है कॉइल में। तो एक्स एक्स एक्सिस की तरफ जब वो प्लेन हमारे पास रोटेट करेगा फिर वो करंट और ईएमएफ जनरेट होगी, वरना वाई और जेड पर नहीं होगी, ना वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा और ना ही कोई ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अब नीचे वाला हमारे पास कहता है कि फ्लैट ऑफ लूप है, ठीक है जी, फ्लैट लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजर रही है, क्या इसमें जी हमारे पास ईएमएफ, देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। अब आपने बताना है कि फ्लैट लूप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड फुल गुजर तो रही है, अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस कब नहीं होनी? जब वो हमारे पास पैरेलल हो जाएगा। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा लूप, तो हमारे पास इसमें जो ईएमएफ है वो गुजरनी नहीं है, क्योंकि फ्लक्स ही जीरो हो जाना है, तो ईएमएफ तो गुजरनी नहीं है। ओके जी। अब नीचे वाला क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है कि इन दी सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड है व्हेन द प्लेन फाइल, ठीक है जी, ड्यू टू नॉर्थ विच विंड टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इस क्वेश्चन में कहता है
कि जो वेस्ट के ऊपर है विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज होंगे। इस वेस्ट के ऊपर जो हमारे पास इसके जो विंग टिप है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना होता है फिजिकल क्यू वी बी। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल फोर्स किसके ऊपर डायरेक्ट करेगी, वेस्ट के ऊपर, और वहाँ जी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है जी, बात समझ आ गई है कि वेस्ट के ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल वो हमारे पास क्या करेगी, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल जो फोर्स है ही डायरेक्टेड वेस्ट की तरफ है तो वो वहीं पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो ये हमारे पास काम खत्म। अब नीचे वाला क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कहता है कि शो करें कि ईएमएफ और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इनके सेम यूनिट है। ठीक है जी, ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल ओवर कूलम या जूल पर कूलम। ओके, अब डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है। डेल्टा फाई फ्लक्स का क्या यूनिट होता है, वेबर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो वेबर किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और सेकंड सेकंड के ऊपर, एम्पेयर ने हमारे पास नीचे आ जाना तो न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर सेकंड। तो न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के, और सेकंड एम्पेयर सेकंड किसके होता है, कॉलम के। तो वो जी हमारे पास जूल ओवर कूलम हमारे पास दोनों का आ गया, यानी कि दोनों की यूनिट आपके पास सेम है। ओके जी, अब ये निचला क्वेश्चन आ जाता है। अब निचला क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है कि जब इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक ड्रिल को आप जनरेटर में बदल सकते हैं, जैसे ही बदल सकते हैं, यस इट एक्ट लाइक अ जनरेटर when a coil of the motor rotate in the magnetic field due to magnetic flux thought a coil is changed। हमने कॉइल में ऑफ मोटर ने रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होना ही है, ईएमएफ भी इंड्यूस होनी है सर्किट में, उसने अपोज भी करना है जिससे उसे पैदा किया है। तो इस ऐसी ईएमएफ को हम कहते हैं बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर, और जिसकी वजह से हमारे पास इसको इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरेटर में बदल सकते हैं। ये बात हमारे पास आ गई। अब निचला क्वेश्चन कहता है कि आखिर डीसी मोटर को आप डीसी जनरेटर में बदल सकते हैं, और क्या आपके पास रिक्वायरमेंट्स हो तो आप डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में बदल सकते हैं। ठीक है जी, अब हाँ जी, डीसी मोटर को डीसी जनरेटर में बदल सकते हैं, पर है तो उनकी कंस्ट्रक्शन सेम होती हैं, सिमिलरली होती हैं, पर थोड़े से हमारे पास इसमें चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को रिप्लेस कर लेना परमानेंट मैग्नेट के साथ, बैटरी या डीसी सप्लाई को आपने लोड के साथ कर देना, स्प्लिटिंग को आपने रिप्लेस कर देना स्प्लिट के रिंग के साथ, और रोटेट दी आर्मेचर मैकेनिकली। चार काम करने हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को परमानेंट मैग्नेट बना देना, बैटरी और डीसी को आपने लोड बना देना है, स्प्लिट रिंग को स्लिप रिंग बना देना, और रोटेट आर्मेचर मैकेनिकली कर देना। ओके जी, अब नीचे वाला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि इज पॉसिबल टू चेंज बोथ ऑफ एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू द लूप स्टिल नॉट हैव इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। ठीक है जी, यस इट इज पॉसिबल। पॉसिबल कब होगा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स की दोनों चीज़ें मैग्नेटिक फील्ड और उसका वेक्टर एरिया ये दोनों कांस्टेंट हो जाएं तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है। तो फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगी तो उसकी ईएमएफ भी ज़ीरो हो जानी है। दो चीज़ें अगर एक चीज़ हमारे पास दो चीज़ें याद रखनी है आपने। पहली है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो ईएमएफ है सर्किट की वो कब ज़ीरो होगी, जब उसका फ्लक्स ज़ीरो हो जाना। फ्लक्स ज़ीरो है तो ईएमएफ है वो भी ज़ीरो है। ठीक है जी, उसमें बी और ए यानी कि फ्लक्स दोनों का बी और ए ये कांस्टेंट रहना है, तो हमारे पास खुद ब खुद ईएमएफ को ज़ीरो होना पड़ना है। ठीक है जी, अब नीचे वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन आपने ये ऊपर वाला क्वेश्चन कहता है कि कैन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या इलेक्ट्रिक मोटर को आप इलेक्ट्रिक जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं विद द आउटपुट फ्रॉम अ जनरेटर बाइंग यूज टू ऑपरेट द मोटर। नहीं जी, आप इनको इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिक जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सेल्फ म्यूचुअल सिस्टम को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, और ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के भी खिलाफ है। ठीक है जी, कि इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिक जनरेटर में बदलने के लिए हमारे पास सेल्फ म्यूचुअल सिस्टम को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, और जो हमारे पास ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी के भी खिलाफ है। ओके जी, अब इसका 16वां क्वेश्चन आपने नहीं करना, 17वां 15वां 16वां क्वेश्चन देखें। फॉर अनमार्क्ड वायर फॉर अ ट्रांसफार्मर व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू डिटरमाइन द टर्न रेशियो। अब आपने ट्रांसफार्मर में बतानी है ऐसी चार चीज़ें बतानी है, 4 मार्क्ड करने हैं कि हम टर्न रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। पहला तो आपने कॉइल को स्प्रेड कर देना प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के साथ यूजिंग ओहममीटर। प्राइमरी को सेकेंडरी के अलग कर देना, आपने स्प्रेड कर देना ओहममीटर के जरिए। दूसरा आपने करना है कि एसी वोल्टेज सप्लाइड करना प्राइमरी कॉइल को, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास मुहैया की जा सकेगी।
तीसरा है कि टर्न रेशो को आपने डिटरमाइन करने के लिए NS/NP VS/VP कर लें। ओके जी, समझ आ गई। अब 17वें क्वेश्चन का पहला ही पार्ट करना है कि वो कहता है कि कैन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल, क्या कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर लेवल को इंक्रीज करता है? नहीं, वो पावर लेवल को इंक्रीज नहीं करता, वो वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करता है। तो आपने लिख लेना है कि इन आइडियल ट्रांसफार्मर power output is equal to the power input, therefore a step up transformer cannot increase power level, it may increase voltage level। ये voltage level को इंक्रीज करता है, पावर लेवल को इंक्रीज नहीं करता। आइडियल ट्रांसफार्मर में ये होता है कि आउटपुट पावर और इनपुट पावर आपस में इक्वल होती है। ओके जी, और इसके हिसाब से आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट, इसके जो शॉर्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में पीछे चले गए। ठीक है जी, ये नीचे आ गए, इसके शॉर्ट देख लेंगे। इसके शॉर्ट है हमारे पास। सबसे पहला वो कहता है कि ठीक है जी, सिमिडियोडियल करंट हैज RMS वैल्यू, ठीक है जी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ 10 एम्पियर है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हमारा पीक वैल्यू? अगर एक करंट की RMS वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर। ठीक है जी, तो आपने उसकी मैक्सिमम यानी पीक वैल्यू फाइंड करनी है। तो RMS का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम करंट ओवर √2। ठीक है जी, मैक्सिमम करंट ओवर √2। तो मैक्सिमम करंट ही आपने फाइंड करना है, तो √2 मल्टीप्लाई IRMS, तो √2 मल्टीप्लाई 10, तो उसकी जो है मैक्सिमम या पीक वैल्यू उस करंट की आ जाएगी 14.14 एम्पियर। ओके जी, अब नीचे आ रहे। अब वो कहता है कि आपने ऐसे दो डिवाइस के नाम बताने हैं। ऐसी डिवाइस के पहले पार्ट में ऐसी डिवाइस का नाम बताना है कि जो डायरेक्ट करंट को अपोज करती है, अल्टरनेटिंग करंट को जाने देती है। कि डिवाइस दैट प्रीमियर फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर, ठीक है जी, इंडक्टर होता है, वो हमारे पास डायरेक्ट करंट को जाने देता है, पर अल्टरनेटिंग करंट को, AC करंट को वो रोकता है। ठीक है जी, तो ये आपकी डिवाइस का नाम है कि इंडक्टर DC को जाने देता है, AC को रोक देता है। तो इसकी जो इंडक्टेंस वो कितनी होती है? XL इज इक्वल टू पाई FL। तो XL जीरो हो जानी है, एफ भी जीरो हो जानी है, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा करंट। तो दूसरी डिवाइस क्या है कि जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट को जाने देती है पर DC को रोक देती है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है कि AC को जाने देता है, अल्टरनेटिंग को, DC को रोक देता है, और इसकी इंडक्टेंस कितनी होती है? XC ओवर 1/2πfc। ओके जी, समझ आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास हाउ मेनी टाइम पर सेकंड विल बी इन इंसिडेंट्स लैंप रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू द 5 हर्ट्ज सोर्स। वो कहता है कि 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ हमने एक बल्ब को जोड़ा हुआ है, लैंप को जोड़ा हुआ है, वो मैक्सिमम ब्रिलियंस का हमारे पास शो करेगा कितने पर सेकंड में? तो वो जी 100 टाइम पर सेकंड में मैक्सिमम ब्रिलियंस को वो शो करेगा, क्योंकि हमारे पास उसमें जो AC है वो रीच कर जाएगा पीक वैल्यू के ऊपर। तो इस जब रीच करेगा पीक वैल्यू के ऊपर, तो 1 सेकेंड जो हमारे पास है वो मल्टीप्लाई कर देगा 50 के साथ। तो 50 मल्टीप्लाई टू 100 टाइम पर सेकेंड, तो लैंप अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस वो 100 टाइम पर सेकेंड पर करेगा। ठीक है जी, जब उसको 50 हर्ट्ज के सोर्स के साथ जोड़ा हो। अब नीचे वाला आ जाता है a circuit contain a iron cord inductor, a switch and DC source arranged in a series, the switch is closed and after the interval response reopened, explain why spark jump across the switch। वो कहता है कि स्विच में स्पार्क कब होता है? तो कब होता है कि जब हमने स्विच को रीओपन करना है, तो करंट है वो डिक्रीज हो जाना है मैक्सिमम से जीरो के ऊपर। करंट ने हमारे पास चेंज होना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी EMF ने भी तो पैदा होना ही है ना इंडक्टर में। जब EMF इंडक्टर में पैदा हो जाएगी, वो प्रोड्यूस कर देगी स्पार्क, हीट एंड लाइट अक्रॉस द स्विच कनेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अगर इंडक्टर की फ्रिक्वेंसी को दोगुना कर दिया जाए, तो रिएक्टेंस भी हमारे पास उसकी इंडक्टर की वो डबल हो जाएगी। तो अगर हमने कैपेसिटर की रिएक्टेंस को फ्रीक्वेंसी को हमने हाफ करना, डबल करना है, तो उसकी जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर की वो हाफ हो जाएगी। ये आपने देख लेना। ठीक है जी, अब नीचे हमारे पास आ जाता है इन RL सर्किट वेल वही करंट लीग और लीड दी वोल्टेज। RL सर्किट में क्या होता है? करंट लीड करता है या लीड करता है? करंट लैग करता है वोल्टेज से। ठीक है जी, करंट लैग करता है वोल्टेज से 90 के ऊपर। ओके जी, और इसका थीटा का जो आंसर है वो थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स VL ओवर VR, और RMS XL और RMS R, तो XL ओवर R। ठीक है जी, और इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, और नीचे R उसका रेजिस्टेंस। ओके जी, अब नीचे वाला क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है
एक कॉइल है, एक लैंप है, उसने उसकी जो इम्पिडेंस है, अब इम्पिडेंस की चीज़ आ जाती है। इम्पिडेंस क्या होता है? दी कम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ये इम्पिडेंस होती है, इसको ज़्यादा से ज़ाहिर किया जाता है। अब वो कहता है कि अगर हमने सर्किट की इम्पीडेंस को किस तरह हाई और लो करना है कि ब्रिलियंस हमारे पास वो नॉर्मल हो जाए और हाई हो जाए, ग्लो कर जाए लैंप। तो वो कहता है कि वैन दी टू कॉइल इज कनेक्टेड दी सीरीज इलेक्ट्रिक पंप एलसी सर्किट, जब इम्पीडेंस इंक्रीज करेंगे सर्किट की तो हमारे पास उसका जो करंट है वो रिड्यूस हो जाना है। इम्पीडेंस और करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जब इम्पीडेंस को हमने इंक्रीज करना है तो करंट रिड्यूस हो जाना है, करंट रिड्यूस हो गया तो लैंप ने खुद ब खुद डिम हो जाना है। ठीक है जी। अब ग्लो कब करेगा? वो नॉर्मल ब्रिलियंस के साथ लैंप ग्लो कब करेगा? ग्लो कब करेगा कि जब एक्सएल और एक्सी आपके पास एज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्सी आपके पास इक्वल हो जाएंगे, तो जो हमारे पास इम्पिडेंस है वो मिनिमम हो जाएगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो हमारे पास खुद ब खुद ही उसने जी अपनी जो नॉर्मल ब्रिलियंस है वो खुद ब खुद ही लैंप ने शो कर देनी है। अब 8वां क्वेश्चन में कहता है कि आपने एक्सप्लेन दी कंडीशन है दी वेज मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कब करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कब होती है? जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास चेंज कब होना है? अब ये ट्रांसमिटिंग एंटीना का आप काम ले लें कि जब इलेक्ट्रॉन के आप जो रेडियो के इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसमिशन करेंगे, एंटीना वाइब्रेट करेगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस कर जाएगी एंटीना। ओके जी। अब 9वां क्वेश्चन आपने नहीं करना। 10वां क्वेश्चन है कि ए एम या एफ एम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एफ एम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन दी एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज इंक्रीज एंड डिक्रीज दी एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग सिंगल इंक्रीज एंड डिक्रीज है आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब इसकी एम सी यूज है कि आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हमारे पास फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है? वह 50 किलो हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज तक, 1600 किलो हर्ट्ज। और एडवांटेज क्या है? देयर आर अ बेटर टू ट्रांसमिट सिग्नल फॉर लार्ज रेंज। और डिसएडवांटेज क्या है? एएम रेडियो वेव हैव लो क्वालिटी, यानी कि एएम की आप देख लें ना क्वालिटी, रेडियो क्वालिटी वो लो होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है? टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरियर वेव इज इंक्रीज एंड डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ सपोर्टिंग मॉड्यूलेशन सिग्नल इंक्रीज एंड डिक्रीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके जी। और इसकी हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी रेंज वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज की तरफ जाती है। यानी कि इसके क्वेश्चन भी आपके पास क्लियर हो गए चैप्टर 16 अल्टरनेटिव करंट के। अब चैप्टर 17 के देख लें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमाफोरस सॉलिड क्या होते हैं, पॉलीमेरिक सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिनके अंदर हमारे पास मालिक्यूल और एटम की जो पैटर्न है वो रेगुलर हो जाए, अरेंजमेंट उसकी रेगुलर हो जाए, वो जी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है जी। और एमाफोरस सॉलिड क्या है? जिनके अंदर हमारे पास पैटर्न सेम ना हो। और पॉलीमेरिक सॉलिड वो हैं कि जिनके अंदर दोनों चीज़ें आ जाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी, एमाफोरस सॉलिड भी, वो पॉलीमेरिक सॉलिड है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन अप्लाइड इन अ यूनिट एरिया टू चेंज द लेंथ वॉल्यूम एंड शेप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। होता है स्ट्रेस किसका होता है? फोर्स ओवर एरिया। ठीक है जी। और टेंसाइल स्ट्रेस और जो चेंज कर दें लेंथ ऑफ अ बॉडी के, और दिस टेस्ट विच चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, दिस टेस्ट विच चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, स्ट्रेस स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है? द डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मटेरियल और अप्लाइड टू द स्ट्रेन ऑफ जब हमने डिफॉर्मेशन सॉलिड की करनी है तो वायर के ऊपर स्ट्रेन अप्लाई कर देना, तो बॉडी के ऊपर वो स्ट्रेस अप्लाई करना, वो स्ट्रेन आ जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी, वॉल्यूमेट्रिक फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। और शेयर स्ट्रेन क्या है कि हमारे पास उसकी जो शेप है वो बदलती जाए। ओके जी। अब आगे हमारे पास आया था मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो है तो वो कांस्टेंट हो जाए, वो मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी है। यंग मॉडुलस क्या है? द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। और बल्क मॉडुलस द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और द शेयर मॉडुलस वो क्या है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस और स्ट्रेन स्ट्रेन। ये हमने हम देख लेंगे। ओके जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास द एनर्जी स्टोर इन मटेरियल ड्यू टू द रिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी होती है। आपने क्वेश्चन पढ़ लेना, ये आपकी सारी थ्योरी है। हमने इसका स्ट्रेन एनर्जी का क्वेश्चन है, ये आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है कि ये क्या होती है। ये 1/2 F1 और L1 होती है। अब नीचे वाला एनर्जी बैंड थ्योरी है, ये भी आपने पढ़ लेनी है, एनर्जी बैंड थ्योरी। और इसमें हमारे पास वैलेंस बॉन्ड है और कंडक्शन बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स हैं, फील्ड बॉन्ड है। ये आपने इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर आपने पढ़ लेने। अब आपके पास इंट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, और ये जी
जर्मीनियम और सिलिकॉन होते हैं और इंट्रिंसिक इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। और इनकी दो टाइप होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनते हैं? जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाए, ठीक है जी। और वो प्योर सेमीकंडक्टर में वन टाइप सब्सटेंस हो जाते हैं। और जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाए उसमें, तो वो जी पी टाइप सब्सटेंस हो जाते हैं, ठीक है जी। ओके जी। हम नीचे वाला क्वेश्चन आपने देखना है, राइट और नॉट ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर हमारे पास क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशन लिखनी है कि ये एमआरआई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पावरफुल एंड स्मॉल मोटर के लिए इस्तेमाल की जाती है, फास्ट कंप्यूटर चिप में सुपर कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस इन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन एट एनी मैग्नेट। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास क्या होते हैं? द सब्सटेंस इन विच द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल टू ईच अदर। ये जी डायमैग्नेटिक है, ये कॉपर, बिस्टमनी, एंटीमनी, सिल्वर, लीडर, डायमंड। और फेरोमैग्नेटिक है कि जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, ये निकल, कोबाल्ट और कर्मीनियम ऑक्साइड होते हैं। ये आसान से हैं, ये आपने खुद ही पढ़ लेने हैं। हम स्टेरिजल लूप है, ये भी आपने पढ़ लेना है, ये आपने पीछे टॉपिक में पढ़ा हुआ है। ओके जी। अब चैप्टर नंबर 18 आ जाता है आपका। चैप्टर 18 के शॉर्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ अ होल ऑफ अ पी टाइप सब्सटेंस। बता देना है कि इलेक्ट्रॉन में पी टाइप एन टाइप सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और ये कहाँ से मूव करते हैं? ये पॉजिटिव एंड से नेगेटिव की तरफ, ठीक है जी। और पी टाइप सब्सटेंस में होल मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और ये कहाँ से हमारे पास करते हैं? वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। इस वजह से हमारे पास उनकी मोशन है वो आपस में डिफर होती है। अब नीचे वाला, व्हाट इज दी नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस। पी टाइप और एन टाइप पर सब्सटेंस पर जो नेट चार्ज है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि हमारे पास वो आपस में क्या नाम है, एक कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है जी। कांस्टेंट जुड़े होते हैं इनके दरमियान जो चार्ज है, नेट चार्ज, वो पी ओ टाइप पर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है जी। और इनके दरमियान जो इनके ऊपर नेट चार्ज है वो भी जीरो ही होता है, वो होता ही नहीं है। अब नीचे देख लीजिए, एनोड ऑफ अ डायोड 0.2 पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड इट फॉरवर्ड बाइस। ये सिर्फ फॉरवर्ड बाइस होगा, फॉरवर्ड बाइस तो होगा, पर ये जो 0.2 वोल्ट का जो डायोड है वो इसके ऊपर की थोड़ के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो जर्मीनियम का वो 0.7 वोल्ट होता है और सिलिकॉन का 0.3 होता है ना। तो ये 0.7 से बड़ा ही है, छोटा ही है, 0.3 है, ये बस 0.2 है। इस वजह से ये भी हमारे पास इन दी केस ये नहीं करेगा। ओके जी। उसके बाद वाई चार्ज कैरियर आर नॉट प्रेजेंट इन दी डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन पर जो चार्ज कैरियर वो क्यों नहीं होते? जब हमने पी एन जंक्शन बनाना होता है तो एक रीजन डिप्लीशन रीजन होता है। जब हमने पी टाइप पे जो हमारे पास पॉजिटिव आयन डिफ्यूज़ होते हैं एन टाइप की तरफ, तो उनके दरमियान जो इनके दरमियान यहाँ से पॉजिटिव आन जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, इनका कैंसिल हो जाता है आपस में इफेक्ट। तो इस वजह से डिप्लीशन रीजन पर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज कैरियर। अब वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड डू नॉट एमिट लाइट। ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड लाइट को एमिट क्यों नहीं करते? वो क्योंकि एक्यूट ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है जी, ऑप्टिक्यूट ऑफ लाइट होते हैं। और इस वजह से इज ऑर्डिनरी सिलिकॉन डायोड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन साइड क्रॉस दिस जंक्शन है रिकम्बाइन तेरी होल एम्प्लीट्यूड, वो ये चीज़। अब फोटो डायोड क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील करते हैं फोटो डायोड। और क्या क्या चीज़ें ये क्या कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेटर्स में, इन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ों में। उसके बाद हमारे पास होता है करंट ऑफ थर्मिस्टर ट्रांसटर वेरी स्मॉल। बेस करंट क्यों स्मॉल होता है? क्योंकि वो वेरी थिन होती है, बेस तो वेरी थिन होती है कलेक्टर और मीटर के मुकाबले में। उसकी वो जो लाइटली डोपेड होती है। और वीसीसी की जो है वो लार्ज होती है वीबी के साथ। और इस तरह जी हमारे पास इसकी जो है ट्रांसटर की बेस करंट वेरी स्मॉल होता है, ठीक है जी। अब नीचे वाला क्वेश्चन 9वां तो करना ही नहीं है। 10वां आपने देख लेना है, वर्चुअल ग्राउंड हमारे पास क्या होता है। और नीचे वाला जी हमारे पास एंड और नॉट गेट है, ये आपने खुद ही देख लेने गेट्स। ओके जी। ये जी चैप्टर आपका जी चैप्टर नंबर 18 क्लियर हो जाता है। अब मैं स्टूडेंट आपके साथ क्या करना चाहता हूँ कि मैंने पेयरिंग देखी थी। पेयरिंग स्कीम में चैप्टर जो 19 है
उसको आपने कर लेना है। चैप्टर 20 और 21 को आपने हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि जो क्वेश्चन 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का आना है वो 14वें और मेरे ख्याल में 15वें और 21 वाले में से आना है। तो वो 14वें 15 में से कवर हो जाता है, 21 वाला आप रहने भी दें तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 2 में साढ़े 13वां 14वां, ठीक है, जो होता है 13वां 16वां 17वां 18वां क्वेश्चन चैप्टर होते हैं। और क्वेश्चन 3 में आपके पास 15वां मेरे ख्याल में होता है, 19वां और 20वां होता है। और ये पहले 2 चैप्टर में से ही आपके कवर हो जाते हैं। 19-20 में ना आपको 20 वाला करना पड़ता है और ना 21 वाला, 19 वाला आपने चैप्टर करना है। और उसके जो शॉर्ट है वो जी आपने खुद ही पढ़ लेने हैं। ओके जी। और जो वो शॉर्ट है वो बहुत आसान से शॉर्ट है, ठीक है जी। या पढ़ा ही देता हूँ मैं, चलो जी करते हैं। पहला शॉर्ट है, व्हाट आर दी मेजरमेंट्स ऑन इच टू ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन विल ऑलवेज एग्री अपॉन। दो ऑब्जर्वर लेने हैं, आपने बताना है कि इनके दोनों के दरमियान जो रिलेटिव मोशन है वो क्या एग्री अपॉन कब करेगी, जब स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस होगी, जब फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। ओके जी, इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा बस थोड़े से। ओके जी, अब अगला क्वेश्चन देख लें। डज दी dilatation mean that time really press more slowly in moving system or that only seen pass more slowly। और वो कहता है कि आपने बताना है कि टाइम कहीं जगह पर और होता है कहीं पर और होता है। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इज डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने पढ़ा है ना, टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये किस पर डिपेंड करता है, मोशन ऑफ अ फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस पर। और वी कैन से दैट द टाइम इज मेजर्ड और डायलेटेड इन ईयर व्हेन इट पासेस मोर स्लोली होता है। ओके जी, अब नीचे देखना है कि आपने देखना है कि वो आपने एक चीज़ को स्पेस के ऊपर मूव करवाना है विद हाई स्पीड के साथ। तो आपने बताना है इसका पल्स रेट क्या होगा और इसकी रिलेटिव मोशन क्या होगी। पहले पार्ट में तो वो कहना है कि वी आर मूविंग इन अ स्पेस एट वेरी हाई स्पीड, वी फील विद नो चेंज पल्स रेट एंड देयर इज नो रिलेटिव मोशन। पल्स रेट नहीं चेंज होना तो रिलेटिव मोशन में भी नहीं चेंज होना। अब अगले पार्ट में क्या है कि आपने स्पेस में मूव करवाना है उस शिप को विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के कमांड के साथ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। फिर आपको पता चले जाएगा पल्स रेट हमारे पास स्लो हो जाता है। ओके जी, नीचे वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है। वो कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ अ लाइट वेयर इन्फिनिटी व्हाट डू वी इक्वेशन ऑफ अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिड्यूस टू। आपने बताना है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिव में जो सी है वो आपने इन्फिनिटी लेना है, यानी कि वी सी ओवर वी स्क्र ओवर सी स्क्र आपने जीरो लेना है। टाइम करेक्शन में टाइम डेलिटेशन में आपके पास दोनों चीज़ें मैक्सिमम टाइम और दूसरा टाइम वो बराबर आएगा, लेंथ करेक्शन में भी बराबर आएगा और मैथ्स में भी वो चीज़ आपस में बराबर ही आएगा। ओके जी, अब नीचे वाला क्वेश्चन आपने क्या नहीं करना, ठीक है जी। वो भी देख लीजिएगा। फिर वो कहता क्या कि आपके पास कंप्रेस स्प्रिंग में जो है उसका जो मैथ है वो ज़्यादा होता है अनकंप्रेस स्प्रिंग के साथ, क्योंकि कंप्रेस स्प्रिंग में स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया जाता है यानी कि दबाया जाता है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब एनर्जी स्टोर होगी वो आइंस्टाइन की इक्वेशन में हमारे पास बदल जाएगी, उस तरह से हमारे पास उसकी जो मैथ हो जाता है। अब वो कहता है कि आप भी नीचे आ रहे, वो कहता है कि एज अ सॉलिड हीटेड एंड बीइंग टू ग्लो व्हाई डज इट फर्स्ट अपीयर रेड। जब आपको कहता है कि सॉलिड को हीट किया जाता है तो पहला रंग रेड क्यों निकलता है, ठीक है जी। वो कहता है कि नेचर ऑफ अ रेडिएशन ये कहती है कि ब्लैक बॉडी हॉट बॉडी जो कहती है डिपेंड ऑफ टेम्परेचर पर करती है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ना है तो लॉन्गर वेवलेंथ पैदा होनी है, ठीक है जी। नेचर ऑफ रेडिएशन एमिट अ हॉट बॉडी डिपेंड ऑफ इट्स टेम्परेचर है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब इसके टेम्परेचर ने बढ़ना है इसकी वेवलेंथ ने भी बढ़ना है, तो ज़्यादा वेवलेंथ की जो हमारे पास रीजन होता है वो रेडी होता है, तो फर्स्ट आपको रेडी दिखता है। ओके जी, अब नीचे वाला क्वेश्चन भी कर लेना। वो कहता है कि व्हाट हैपन टू टोटल रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड, ठीक है जी। द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज इंक्रीज टू 16 टाइम, क्योंकि ई इज इक्वल T4 और टी फिर को डबल कर लें तो वो 16 ई बन जाती है, ठीक है। अब नीचे वाली आपके पास देख लेते हैं, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन आपने रेड लाइट एंड बीम ऑफ अ ब्लू लाइट ये नहीं करना। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन करना, वो कहता है कि विच प्रोटॉन फोटोन रेड ग्रीन और ब्लू कैरियर द मोस्ट एनर्जी एंड फोटोन, यानी कि फोटोन में रेड में ग्रीन में और ब्लू में आपने किसके बताना एनर्जी ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा। ब्लू लाइट का एनर्जी और मोमेंटम ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे पास ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के वेवलेंथ के, तो इस वजह से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, इस वजह से की जो एनर्जी और मोमेंटम वो ज़्यादा हो जाती है। और नीचे वाला कहता है कि विच इज़ दी लोअर जेनेटिक क्वांटा किसका होता है, रेडियो वेव का या एक्स वेव का रेडियो वेव का जो हमारे पास लोअर एनर्जी क्वांटा होता है, क्योंकि इसकी वेव लोगर वेवलेंथ होती है एक्स रेज के साथ, इस वजह से इसका लोअर एनर्जी क्वांटा होता है। हम नीचे आ जाते हैं, वो कहता है कि ब्राइट ऑफ द बीम ऑफ अ लाइट ये नहीं आपने करना। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन भी आपने नहीं करना, उससे नीचे वाला क्वेश्चन आपने नहीं करना, ठीक है।
नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो मैं वो बता रहा हूँ अब ये वाला लामन वाला। वेल हायर फ्रिक्वेंसी लाइट एजिक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर दी नहीं, दोनों के सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के, कोई एक दूसरे से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद आपने नीचे वाले क्वेश्चन को आपने खुद ही देख लेना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। और उसके बाद कॉम्प्लेंट इफेक्ट वाला कर लेना। वो कहता है कि व्हाट डज ऑब्जर्वर कॉम्प्लेंट इफेक्ट विद विजिबल लाइट। वी डोंट हैव ऑब्जर्वर कॉम्प्लेंट इफेक्ट इन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट पर कॉम्प्लेंट इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उसकी लो एनर्जी बहुत लो होती है, इस वजह से वो कॉम्प्लेंट इफेक्ट विजिबल लाइट पर होता ही नहीं है। अब नीचे वाला कहता है कि पेयर प्रोडक्शन है हमारे पास, वो वैक्यूम में होगा। नहीं, पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में नहीं होगा क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कन्वर्जेशन के मोमेंटम के अगेंस्ट है, वजह से पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में होगा ही नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन भी आप छोड़ देना है, 20 वाला, 21 वाला, 22 वाला कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद 24 वाला कर लीजिएगा बस। उसके बाद ये लेजर वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं ये लेजर वाला का नहीं है। बाकी जी आपने ये जी खुद ही पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं, ये इतने पढ़ने वाले नहीं है। अब जी मुझे उम्मीद है कि मैंने इतना जो खप खपा के आपको इस तरह पढ़ाया है, ये वन शॉट लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि आपके जो शॉर्ट साइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो रिवीजन हो जाए सारी। ओके जी। पानी में बार बार पी रहा हूँ क्योंकि पानी का मुझे मसला है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सेहत दे। पर आपके ये लिए मैंने बहुत खप कर बनाई है ये वीडियो, मेहनत के साथ आपके पास ये वीडियो बनी है। आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ ज़रूर आपने इसको शेयर करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में वन शॉट लेक्चर के साथ ही मुलाकात होगी, ठीक है जी। और इसको आपने ज़रूर आपने इसको याद करना है। तो अल्लाह हाफिज़।